स्वागत करता हूं आपका एक नए चैप्टर के साथ। इतिहास का चैप्टर मुगल साम्राज्य में क्लास में शेर शाह सूरी चल रहा है, तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सूरी पर एक लेक्चर हो, एक वीडियो हो फुल लेंथ का। तो शेर शाह सूरी ये जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी ने जिस वंश को प्रारंभ किया था उस वंश का नाम है सूरवंश। ये सूरवंश असल में क्या था? सूरवंश भारत में द्वितीय अफगान वंश था, या इसको यूं कह लो कि द्वितीय अफगान शासन था। भारत में जो पहला अफगान वंश था, पहला अफगान शासन था, वो था लोधियों का। तो एक क्वेश्चन बना कि भारत में पहला अफगान वंश कौन सा था? तो लोधी वंश। और दूसरा कौन सा था? तो सूरवंश। सूरवंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था। शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। फरीद बचपन का नाम था। शेर शाह सूरी के पिता का नाम था हसन। शेर शाह सूरी के पिता का नाम था हसन। अगर इनका पूरा नाम देखेंगे तो पूरा नाम था हसन खां लोहानी। और हसन खां लोहानी यानी इनके पिता को सासाराम जो कि बिहार में है, सासाराम खवासपुर की जागीर मिली थी। किसके समय? सिकंदर लोधी के समय। सिकंदर लोधी जो लोधी वंश का शासक था, दूसरा शासक था जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी के समय सासाराम खवासपुर जो बिहार में है, उसकी जागीर हसन खां लोहानी को मिली थी। फरीद के पिताजी को जागीरदार थे। तो फरीद ने हसन खां लोहानी के साथ रह के प्रशासनिक जानकारियां और अन्य राज्य से संबंधित जानकारियां काफी प्राप्त की थी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सासाराम खवासपुर में रह करके अनुभव किया। अब सिकंदर लोधी की जो दूसरी पत्नी थी, मतलब हसन खां लोहानी की दूसरी पत्नी और फरीद की सौतेली माँ, फरीद जिनका स्टेप सन था, सौतेला पुत्र था, उसका व्यवहार फरीद के प्रति अच्छा नहीं था। अब फरीद अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए पहुंच जाता है जौनपुर। जौनपुर से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जौनपुर को सिराज कहा जाता है। कहाँ का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को सिराज कहा जाता है, भारत का सिराज कहा जाता है। तो ये जौनपुर जो था इस समय भी इस्लामिक विद्या व संस्कृति का केंद्र था ये। तो जौनपुर की शिक्षा दीक्षा, जौनपुर में यहाँ इसकी फरीद की शिक्षा दीक्षा होती है। यहाँ पर ये अपने टैलेंट को उभारता है और कुछ समय बाद फिर से वापस पहुंचता है अपने राज्य में, पिता के पास में, और पिता के साथ रहता है कुछ वर्षों तक, वहां से अनुभव प्राप्त करता है। अब आगे क्या होता है फरीद के साथ में कि फरीद दक्षिणी बिहार का शासक बन जाता है कुछ समय और उपाधि धारण करता है हजरत-ए-आला। देखो इसकी पहली उपाधि हो गई शेर शाह सूरी, दूसरी शेर खां, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि शेर खां उपाधि किस पर्पज में इसको मिली, किस परिप्रेक्ष्य में मिली कि इसने शेर को निहत्थे, और कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि एक ही बार से शेर को इसने मार डाला था, तो इसको शेर खां की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर बात कर रहे हैं हजरत-ए-आला की उपाधि धारण करता है शेर शाह सूरी और दक्षिणी बिहार का शासक बन जाता है। दक्षिणी बिहार का शासक बन जाता है शेर शाह सूरी। अब क्या होता है, कुछ समय बाद इसकी मुलाकात बाबर से होती है। बाबर जो उस समय मुगल वंश को स्टेब्लिश किया था भारत में, पानीपत के फर्स्ट बैटल 1526 में लोधियों को हरा के, बाबर से मुलाकात करवाने का एक मीडिएटर कौन होता है, एक माध्यम कौन होता है? जौनपुर में ही एक व्यक्ति होता है जौनपुर का, जो बाबर से मुलाकात कराता है। अब क्या होता है कि बाबर के साथ में रह के बाबर का जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी के शासक मेदिनी राय से, तो चंदेरी के युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ता है मेदिनी राय को हराने के लिए, और अंततः क्या होता है कि बाबर की विजय होती है चंदेरी के युद्ध में और बाबर जीत जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि बाबर को लगने लगता है, बाबर भांप लेता है
कि ये जो शेरशाह है, जो फरीद है, ये आगे चल के भविष्य में विद्रोह कर सकता है, विद्रोही नेता हो सकता है। तो बाबर ने इस बात को एक मंत्रिमंडल टाइप या फिर उसके बाबर के जो खास व्यक्ति थे उनसे भी डिस्कस किया था। तो ये बात शेरशाह सूरी को पता चलती है और शेरशाह सूरी इस बात को मन में सोचता है और कुछ व्यक्तियों से कहता है, जिसे इतिहासकारों ने वर्णित किया है। शेरशाह सूरी का कहना था कि अगर भाकी ने साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से बाहर कर दूंगा, और आगे चल के वो होता भी है। देखेंगे हम जो हुमायूं के साथ में हुआ था, आप सब लोगों को पता होगा, हुमायूं को जो निष्कासित जीवन हुमायूं ने व्यतीत किया था, हराया था, इसने शेरशाह सूरी ने हराया था। शेरशाह सूरी के बारे में एक चीज यहाँ समझ लेते हैं। जब 68 ईयर का था, 68 वर्ष की अवस्था में ये शासक बना था शेरशाह सूरी, और बहुत कम शासन इसका रहा था, 1540 से 1545, यानी 5 वर्ष का इसका शासन रहा था शेरशाह सूरी का। और शेर खां की उपाधि जिसकी बात कर रहे थे, शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी इसको। अब बहार खां लोहानी कौन था कि शेरशाह सूरी ने कुछ समय के लिए बहार खां लोहानी के यहाँ पर एक मेंटर का, उसके पुत्र और उसके राज्य अन्य चीजों का एक मेंटर संरक्षक के रूप में कार्य किया था, अनुभव प्राप्त किए थे बहार खां लोहानी के यहाँ। तो बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। हजरत आला की उपाधि यहाँ पढ़ी ली है जब दक्षिणी बिहार का शासक बना, आगे चल के और उपाधियां धारण करेगा। आगे बात करेंगे, चंदेरी युद्ध में बाबर का साथ देता है। अब आगे की स्टेप्स क्या होती हैं शेरशाह सूरी की। 1530 आपको याद होगा, 1530 चुनार का किला, चुनार के किले का जो किलेदार था, उस किलेदार का नाम था ताज खां। ताज खां मर गया था। ताज खां की जो विधवा थी उसका नाम था लाड बेगम। अब ये क्या करता है शेरशाह सूरी, लाड बेगम से विवाह कर लेता है और चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लेता है, और चुनार के किले से, चुनार से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसका मालिक बन जाता है। भाई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए और एक राज्य खड़ा करने के लिए वित्त की आवश्यकता तो होती है, जो उसको इन तरीकों से प्राप्त होती है। आगे चल के इस प्रकार की स्टेप शेरशाह सूरी और भी उठाता है। अब क्या होता है 1530 के बाद 1532 में दोराहा युद्ध, जो अफगानों के विरुद्ध था हुमायूं का, यानी हुमायूं वर्सेस अफगान, एक तरफ हुमायूं दूसरी तरफ अफगान। अफगानों का नेतृत्व उसमें कौन कर रहा था, महमूद लोदी। तो 1532 महमूद लोदी किसका नेतृत्व कर रहा था, अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। और किसके विरुद्ध युद्ध था, किसके साथ था, यह हुमायूं के साथ में था। अब यहां पर क्या होता है, ये जो शेरशाह सूरी होता है ये किसका, अफगानों का साथ देता है, महमूद लोदी का साथ देता है। अब 26 जून 1539 चौसा की बात कर लेते हैं। सन डेट थी 26 जून और सन था 1539। ये जून के महीने में ही बाबर, ये हुमायूं अपदस्थ होता है, पदच्युत होता है, निष्कासित जीवन के लिए मजबूर होता है शेरशाह सूरी के द्वारा। आगे चल के आप देखेंगे 45 में, जून के महीने में ही शेरशाह सूरी तो एक्सपायर हो जाता है, उसके आगे जो वंशज होते हैं वो संभाल नहीं पाते हैं राज्य को, और हुमायूं दोबारा से राज्य प्राप्त कर लेता है अपना जून के महीने में ही, 45 में। अभी आगे बात आएगी वो। तो 26 जून 1539 की बात कर रहे थे, चौसा का युद्ध शेरशाह, शेर खान और किसके, हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी या शेर खान वर्सेस हुमायूं, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं निष्कासित जीवन जीने के लिए विवश हो गया और हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। गद्दी छोड़कर हुमायूं चला गया। इस युद्ध के बाद एक खास बात है, शेरशाह की उपाधि धारण करता है ये। शेरशाह की उपाधि कौन, शेरशाह सूरी धारण करता है। और शेरशाह की उपाधि का जो पूरा नाम है उसको आप कह सकते हैं शेरशाह ए आदिल डॉट, ये इसकी पूरी उपाधि थी, शेरशाह ए आदिल, मतलब सुल्तान भी इसमें, शेरशाह ए आदिल सुल्तान या शेरशाह सुल्तान ए आदिल, ये उपाधि धारण करता है। अब इसके बाद में रोहतासगढ़ किला, जो रोहतासगढ़ किला है उसका निर्माण करता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अब इन जीतों के बाद में काफी सारे निर्माण के कार्य कराए, भूमि संबंधित कार्य कराए। शेरशाह सूरी के बारे में खास बात है, शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। मुगल साम्राज्य में अकबर ने जो वित्त संबंधी सुधार है, भूमि संबंधी है, भूमि की पैमाइश है, जो सुधार किए अकबर ने,
अकबर कहां से इंस्पायर था, अकबर ने वो चीजें कहां से एडॉप्टेड की है, शेरशाह सूरी से एडॉप्टेड की है। और शेरशाह सूरी किससे प्रभावित था? शेरशाह सूरी खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से प्रभावित था। कौन? शेरशाह सूरी। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, स्थायी सेना, नगद वेतन, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सारी चीजें की थी। शेरशाह सूरी ने भी यहाँ से काफी चीजों को एडॉप्ट किया था और शेरशाह सूरी से प्रभावित था अकबर। अब शेरशाह सूरी ने क्या क्या चीजें की थी? शेरशाह सूरी ने जैसे जब्ती प्रणाली लागू की थी, जरीब नामक यंत्र से भूमि की पैमाइश करवाई थी। शेरशाह सूरी ने काफी सड़कें बनवाई थी और सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए थे, पानी की व्यवस्था करवाई थी और सराय बनवाई थी। सराय मतलब जहां पे यात्री निवास कर सके, अपना समय गुजार सके, खाली समय गुजार सके। 39 के बाद 41 पे बात करते हैं, 41 पे बात करते हैं। 1541 बंगाल की राजधानी जो गोड़ थी, गोड़ पर आक्रमण करता है शेरशाह सूरी और यहाँ का शासक होता है खिज्र खां। खिज्र खां को हरा देता है। फिर उसके बाद 42 में 1542 में जो खिज्र खां था, ये सैयद वंश वाला खिज्र खां नहीं है जो सैयद वंश का संस्थापक था, ये दूसरा है जो खिज्र खां था। खिज्र खां एक विद्रोही शासक होता है। खिज्र खां को 1542 में हराता है। खिज्र खां सॉरी मल्लू खां था और उसकी उपाधि थी कादिर शाह। कादिर शाह को हराता है 1542 में। 1543 में रायसीना के शासक पूरनमल को डिफीट करता है ये शेरशाह सूरी। 44 में मारवाड़ के शासक मालदेव को डिफीट करता है शेरशाह सूरी। और उसके बाद में 45 में कालिंजर का युद्ध, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्मरण में रखना चाहिए। 45 1545 में क्या होता है? 1545 में कालिंजर का युद्ध होता है। कालिंजर का शासक कौन होता है? कीरत सिंह होता है। और कालिंजर के युद्ध में ही इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। कैसे हो जाती है कि शेरशाह सूरी उक्का नाम का एक अग्नि अस्त्र चला रहा था, आग्नेयास्त्र जिसे बोलते हैं, उसका नाम था उक्का। तो कालिंजर की दीवार से टकराकर उक्का नामक आग्नेयास्त्र वापस आया और शेरशाह सूरी का जहां पर वो सामान, एक विस्फोटक पदार्थ रखे हुए थे, बारूद रखी हुई थी, गोला बारूद, उसमें आकर गिरता है उक्का नामक आग्नेयास्त्र, विस्फोट हो जाता है और शेरशाह सूरी बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन उस उक्का अग्नि अस्त्र से किले की दीवार को भेद दिया जाता है। शेरशाह सूरी की सेना किले में प्रवेश करके कालिंजर को जीत लेती है। शेरशाह सूरी को समाचार मिलता है घायल अवस्था में और जीत के समाचार सुनने के कुछ समय बाद शेरशाह सूरी आसानी से अपने प्राण त्याग देता है। यहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अब आगे क्या होता है शेरशाह सूरी के बारे में और बात करें। सुन्नी था, व्यक्तिगत रूप से सुन्नी मुसलमान था और धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्रभावित था शेरशाह सूरी। लगान व्यवस्था इसने रैयतवाड़ी लगाई थी। सैनिक व्यवस्था में काफी सुधार किए थे इसने। सैनिकों को नगद वेतन दिया था इसने और स्थायी सेना के बारे में भी बंदोबस्त किए थे। शेरशाह सूरी के साम्राज्य में गुजरात नहीं था। अगर पश्चिम में बात की जाए, उत्तर में तो ये क्षेत्र यहाँ पढ़ा है हमने, पिछले लेक्चर्स में भी देखा है, गुजरात शेरशाह सूरी के राज्य में नहीं था। और प्रत्येक बुधवार को, वेडनेसडे को शेरशाह सूरी मुकदमों की सुनवाई करता था। और शेरशाह सूरी ने अपने पूरे प्रशासन में, पूरे क्षेत्र में एक समान मापतोल व एक समान मुद्रा प्रणाली को लागू किया। मुद्रा प्रणाली के बारे में एक चीज और समझ लीजिए कि शेरशाह सूरी ने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर सोने का एक सोने की मुद्रा चलाई, एक चांदी की चलाई, शुद्ध सोने की, शुद्ध चांदी की और शुद्ध तांबे की मुद्रा चलाई। जो सोने की मुद्रा थी उसको शेरशाह सूरी ने नाम दिया, रुपया नाम दिया। शेरशाह सूरी ने अपनी सोने की मुद्रा को असरफी नाम देता है शेरशाह सूरी और चांदी की मुद्रा को रुपया नाम देता है ये शेरशाह सूरी। चांदी का जो रुपया होता था 180 ग्रेन का होता था। अब ये ग्रेन क्या होता है? ग्रेन को समझ लो जैसे सोना होता है, सोने को कैरेट में मापा जाता है, 24 कैरेट का शुद्ध माना जाता है, वैसे ये ग्रेन था। तो चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था। और जो इसने तांबे का जो दाम चलाया था, तांबे के मुद्रा को नाम दिया था इसने दाम था आपका 380 ग्रेन का, ये 380 ग्रेन का था। तो ये शेरशाह सूरी की मुद्रा प्रणाली थी। शेरशाह सूरी की मुद्रा प्रणाली के बारे में इतिहासकार
इतिहासकार स्मिथ ने एक स्टेटमेंट दिया था, कथन दिया था कि शेरशाह सूरी की यह मुद्रा प्रणाली ब्रिटिश व्यवस्था की मुद्रा प्रणाली का आधार थी, ये इतिहासकार स्मिथ कहता है। और शेरशाह सूरी ने अपने सिक्कों में, अपने अभिलेखों में फारसी लिपि के साथ साथ नागरी लिपि भी उत्कीर्ण करवाई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक हसन अली खां इतिहासकार थे। हसन अली खां की रचना थी तवारीख ए दौलत ए शेरशाही। हसन खां, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये हसन खान लोहानी, ये इनके पिता का नाम है, और इतिहासकार हसन खां या हसन, ये इतिहासकार हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है तवारीख या कहेंगी तारीख, तवारीख ए दौलत ए शेरशाही। यहां से शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा, इनके समकालीन, हसन खां भी इनके समकालीन थे। एक और बहुत प्रसिद्ध नाम है, आपने सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथों से भी शेरशाह सूरी के बारे में, प्रशासन शासन के बारे में जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में आप जानते ही होंगे। जो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, पद्मावत से पद्मावती मूवी अच्छे से ध्यान आ रही होगी, सभी लोगों को देखी होगी, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने। पद्मावत इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना थी। आखिरी कलाम इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, आखिरी कलाम। और इनकी पद्मावत, अखरावट, पद्मावत और 12 मासा और ये आपका आखिरी कलाम, ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का जो शेरशाह सूरी का जो केंद्रीय प्रशासन था, कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, किस डिपार्टमेंट का क्या काम था, उसका अधिकारी क्या कहलाता था। तो उर्दू का एक शब्द होता है दीवान। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स के नाम हम जो पढ़ने वाले हैं उन सब में दीवान शब्द आएगा। दीवान शब्द का मायना आप समझ सकते हो, विभाग या डिपार्टमेंट। जैसे शेरशाह सूरी का एक विभाग था दीवान ए विजारत, उसका नाम था दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत वित्त विभाग था, वित्त से संबंधित था। और इसका जो प्रधान होता था, प्रधान अधिकारी, उसको वजीर कहते थे। तो ऐसे ध्यान कर लो आप, विजारत वी, हल्का सा लॉजिक बना लो, वी और वित्त वी, तो विजारत, दीवान ए विजारत किससे था? वित्त से संबंधित था। और वाह वजीर इसका प्रधान अधिकारी होता था। दूसरा दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज सैन्य व्यवस्थाओं को देखता था यह डिपार्टमेंट, दीवान ए आरिज। और दीवान ए आरिज का जो प्रमुख होता था उसको आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। तीसरा दीवान ए रसातल विभाग था इसका, जो विदेश मंत्री, एक विदेश फॉरेन डिपार्टमेंट की तरह कार्य करता था। जैसे वर्तमान में यूपीएससी की जो पोस्ट होती है फॉरेन सर्विसेज, विदेश सेवाएं, लाइक दैट, उसकी तरह काम करता था। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा इसका शाही सचिवालय था, जिसको सेक्रेटरियल बोलते हैं, शाही सचिवालय था दीवान ए इंसा। और दीवान ए काजी, दीवान ए काजी इसका न्याय विभाग था। दीवान ए काजी का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको काजी कहा जाता था। लेकिन न्याय व्यवस्था का अंतिम अधिकार सुल्तान के पास, मतलब शासक के पास ही होता था। अर्थात शेरशाह सूरी के हाथ में लास्ट अथॉरिटी होती है। इसको इस प्रकार से समझ लो, दीवान ए काजी या काजी हो गया आपका हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हो गया आपका शेरशाह सूरी। इस प्रकार से इसको लिंक कर लो चीजों को, इनको। एक होता था इसका दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद एक गुप्तचर विभाग होता था। दीवान ए बरीद शेरशाह सूरी का गुप्तचर विभाग था। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी के बारे में ज्यादातर फैक्ट्स को, कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। यदि कुछ चीजें इसमें मिस हो रही हैं, छूट रही हैं, तो उसको अगले वीडियोस में जहां जरूरत पड़ेगी उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि अभी पिछली चीजों के बारे में जहां जरूरत पड़ी थी, पिछली चीजों को डिस्कस कर लिया था। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, कोई सुधार की गुंजाइश हो, कमेंट में जरूर बताएं। और कोई डिमांड हो तो कमेंट और लाइक जरूर करें। थैंक यू।